नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 जून 2025 को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, जो कि एचडीएफसी बैंक की 100% सब्सिडी है। तो उसका आईपीओ आने वाला है। तो उसका जो है ये आपके सामने आरएचपी है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, मैंने उसमें से कुछ नोट्स वगैरह बना के निकाले हैं। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए किस तरह का क्या रिजर्वेशन वगैरह है, वो सब मैं इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। जो लोग एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनको एक इस तरह का एक ईमेल आया होगा। देखिए 20 जून 2025 को ये ईमेल आया है। तो उनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलग से कोटा दिया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आईपीओ की डेट्स क्या हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जून 2025 में ये आईपीओ आने वाला है और आईपीओ की खुलने की डेट है 25 जून और बंद होने की डेट है 27 जून। तो 25, 26, 27 ये 3 दिन आपके लिए खुला रहेगा। प्राइस रेंज आपके लिए जो रखी गई है वो है 700 रुपये से 740 रुपये। रिटेल को सबको मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी अप्लाई करें वो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें, क्योंकि मोस्टली ये ओवर सब्सक्राइब होगा और 740 का ही रेट आपको मिलेगा। टोटल जो साइज़ है आईपीओ का वो है 12,500 करोड़ रुपए और उसमें से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल जो है वो है 10,000 करोड़ रुपए और सिर्फ 2,500 करोड़ फ्रेश इक्विटी। इन दोनों का क्या मतलब होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, और अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? वो है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर रिक्वायरमेंट है, सेबी की रिक्वायरमेंट है कि उनको इसको आईपीओ लाके अपने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर सेल करने हैं, ताकि उनका परसेंटेज जो है वो एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज में रिड्यूस हो। तो उसके लिए ये जो 10,000 करोड़ के शेयर हैं ये एचडीएफसी बैंक बेच रहा है और ये 2,500 करोड़ रुपए है, ये एक्चुअल कंपनी में पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। अभी आरएचपी पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं जो ईमेल आया है, ये वाला जो ईमेल है, इसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 19 जून 2025 को एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर हैं, चाहे आपके पास एक शेयर हो चाहे हज़ारों शेयर हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ आपका अकाउंट है, अभी रिसेंटली मैंने एक एचयूएफ अकाउंट का वीडियो भी बनाया था, चाहिए होगा तो नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एचयूएफ में भी आप अकाउंट खोल के एक अलग एप्लीकेशन आप दे सकते हैं आईपीओ के लिए। तो अगर आपके पास 19 जून को इंडिविजुअल या एचयूएफ का अकाउंट है, ध्यान रखें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इस कोटा में आते हैं। इसमें जो बड़े एचएनआईज हैं, कंपनीज़ हैं, जो एफआईआईज हैं, वो सब इसमें नहीं आते हैं। तो आपको एक एडिशनल जो है वो कोटा बनाया गया है। टोटल जो इसका साइज़ है, टोटल साइज़ है 12,500 करोड़ का, उसका 10% जो है वो आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी जो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पास एचडीएफसी के शेयर हैं वो इस कोटा में एडिशनली अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एडिशनली इसका मतलब क्या है वो आगे मैं समझाऊंगा। और अब कितना अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो लिमिट 2 लाख रुपए की रखी गई है, यानी कि जो रिटेल का कोटा होता है उसी के हिसाब से। और यहाँ पे आपको 250 शेयर इंटू 740 के रेट से अगर आप लगाते हैं तो 192,400 का मैक्स अमाउंट बैठता है, क्योंकि ये लॉट्स में होता है। तो 20-20 के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका जो है 1,92,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर कोटा में हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए है कि आप एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में दे सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन आप चाहें तो रिटेल में या एचएनआई में भी दे सकते हैं, और ये मल्टीपल बिड्स नहीं ट्रीट की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए समझिए। शेयर होल्डर कोटा एज वेल एज रिटेल, तो आप 2 एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक शेयर होल्डर कोटा में, एक रिटेल में, या एक शेयर होल्डर कोटा में, एक एचएनआई में। दोनों को साथ में कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है एक मिले, हो सकता है दोनों मिल सकती हैं। नॉर्मल आईपीओ में अगर आप 2 एप्लीकेशन ऐसे लगाते हैं तो आपका मल्टीपल बिड्स माना जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो आप शेयर होल्डर हैं एचडीएफसी बैंक के, तो आप एक एचडीएफसी बैंक कोटा में लगाएं, एक नॉर्मल रिटेल में लगाएं। अगर आप कम अमाउंट लगाना चाहते हैं, सिर्फ एक ही में लगाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर कोटा में आप लगाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो ये इशू किया है
इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसको आप अच्छे से ये मैंने कुछ जो मेन समरी वाले कुछ पेजेस हैं उनमें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो कवर की हैं, और इन सब को देख के फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि शुड वी एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। क्योंकि एक तो अच्छी बात है कि इसमें इसके अभी 100% ओनर जो है वो HDFC बैंक है, और अब ये जो है वो लिस्ट होने आ रही है, तो HDFC बैंक अपना एक मेजर स्टेक इसमें सेल कर रहा है। तो क्या क्या इसके अच्छे पॉइंट हैं, क्या क्या ख़राब पॉइंट हैं, वो सब आपको RHP में मिलता है। तो सबसे पहले हम बेस पेज 20 पे जाते हैं। लेट्स से पेज 20 में सबसे पहले जो है वो आपको कोई भी, क्योंकि ये NBFC है यानी लोन देने वाली कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, तो इनको आप जो किस तरह के लोन वो दे रहे हैं वो सबसे पहले आपकी स्टडी होती है। एक तो कि जो लोन वो दे रहे हैं उसमें से कितने % सिक्योर्ड लोन हैं, कितने % अनसिक्योर्ड लोन हैं, और वो किस किस कैटेगरी में दिए जा रहे हैं। तो ये जो है एंटरप्राइज यानी कि कंपनीज रिलेटेड जो लोन्स हैं, जिसमें जो कंपनीज को दिए जा रहे हैं या सैलरीड जो एम्प्लॉय हैं उनको दिए जा रहे हैं, वो कोटा इनका लगभग 39% का है। और एसेट फाइनेंसिंग यानी कुछ चीज़ खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है, तो उसमें नॉर्मली ये सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे आपको व्हीकल खरीदने के लिए लोन दिया है, या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो कुछ भी एसेट खरीदने के लिए लोन दिया है, तो ये भी अराउंड 38% के आसपास है। और कंज्यूमर लोन जो हैं, जो थोड़े से रिस्की लोन होते हैं, वो यहाँ पर लगभग 22% है, और उसमें से भी जो है एक स्पेसिफिक बड़ा अमाउंट ऑटो लोन्स में है जो कि सिक्योर्ड लोन होता है। तो काफ़ी हद तक इनके लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। फिर इनका जो है टोटल इनकम और ROE देखते हैं हम पेज 23 पे। तो ये देखिए पेज 23 पे यहाँ पर आपको जो दो चीज़ें देखनी है, एक है उनकी टोटल इनकम जो है वो ईयर ओवर ईयर किस तरह से ग्रोथ में जो है आपको दिखाई दे रही है। 124 थी आपकी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2023, फिर 141 हुई और 163, तो ये ग्रोथ जो है वो आपको ठीक दिखाई दे रही है। और ROE आपको नज़र रखना है, ROE लगभग यहाँ पर 18% है, यहाँ पर 19.5% है, और यहाँ पर लगभग 15% है। तो यहाँ से यहाँ पे ROE थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, यानी यहाँ पे शायद इनकी अर्निंग जो है वो थोड़ी इस फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉप हुई होगी, तो आपको वो आगे दिखाई देगा। इसके बाद है हमारा पेज नंबर 35 पे, हमको जो है अनसिक्योर्ड लोन जो है कितना % है ये हमको देखना है। तो ये देखिए इस पेज पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ March 31, 2025 अनसिक्योर्ड लोन ओनली 27%। तो यहाँ मैंने जो लिखा है ये सिर्फ 27% इनके अनसिक्योर्ड लोन हैं और लगभग 74% इनके सिक्योर्ड लोन हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस कंपनी के लिए कि ज़्यादातर लोन इनके सिक्योर्ड हैं, और इसलिए इनका और उनके NPAs जो हैं वो कम रहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम रहते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है पेज 44। पेज 44 में आपको नज़र रखनी है ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए 9.7 से 14.26 इज़ वेरी गुड, 14.26 से 15 इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट में देखें तो यहाँ से पहले 93 था, फिर 25 आ गया, और अब इसका जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। और आप AUM में देखें तो AUM में भी 14 से 28 आया था, लेकिन 28 से 18 यहाँ पर जो है वो आपका AUM में भी थोड़ा ड्रॉप है। तो ये जो है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनका जो है अच्छा नहीं रहा है बहुत। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज 45 पे इनका मार्केट शेयर है। तो अभी इनका जो है AUM के हिसाब से फिस्कल ईयर 2025 यानी मार्च 2025 में जो साल ख़त्म हुआ है उसमें इनका क्रिसिल की रेटिंग के हिसाब से सिर्फ 2.25% ही मार्केट शेयर है। यानी यहाँ से अगर वो 10% भी मार्केट शेयर गेन कर पाती है अगले कुछ सालों में, तो अभी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। फिर पेज 51 पे है इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो इसमें दो कैपिटल एडिक्वेसी होते हैं, एक टीयर 1 टीयर 2। तो उसमें टोटल की रिक्वायरमेंट होती है कि टोटल आपका 15% कम से कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ ये इन्होंने 20% रखा है, यहाँ पे 19% है, यहाँ पर भी 19% है। तो टोटल इनका जो है सफिशिएंट है। और इंडिविजुअल टीयर 1 जो है वो 10% होना ज़रूरी है। तो वो भी आप देखें तो यहाँ पे लगभग 16% था, यहाँ पे 14% था, और यहाँ पे भी 14.5% है। तो
दोनों कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो सफिशिएंट है, यानी कि उनको कैपिटल की तरफ से ज़्यादा इशू आने के चांसेस नहीं हैं, तो ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज 60 पे कि इनके इन्वेस्टमेंट, जो इनके पास जो कैश बचता है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो आप पहले देखेंगे तो पहले ये म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। देखिए यहाँ पे 33% इनका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रहता था। यहाँ पे भी आप देखें तो 2024 एंड में भी 51 से 52% इनका म्यूचुअल फंड में था। लेकिन अभी इन्होंने, क्योंकि ये लिस्ट होने आए हैं, तो अभी म्यूचुअल फंड में वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं। अभी इन्होंने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और टी बिल्स में मूव कर दिया है। तो जो ये जो रिस्क थी, यहाँ से यहाँ तक रिस्क थी, लेकिन थोड़ा रिटर्न भी बेटर मिलता है, तो वो रिस्क इन्होंने अभी अवर्स हो गए हैं और उन्होंने अभी रिस्क अपनी इसमें काट दी है। तो अभी जो भी उनके पास एक्स्ट्रा कैश रहता है, जो अभी लोन नहीं दे रहे हैं, वो इन्वेस्ट करके रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या टी बिल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है 74 पेज पे हम इसका ऑफ़र देख लेते हैं कि ऑफ़र में एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेश इशू जो है आपका 2500 यानी 2500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है, जो कि HDFC बैंक लिमिटेड बेच रहा है। और इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 20 करोड़ का रिजर्वेशन है। HDFC के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए 1,250 करोड़ का कोटा है या रिजर्वेशन है। और इन सब को बना के जो है वो नेट ऑफर बनता है। बाकी यहाँ पे और कोई ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब पेज 77 और 78 पे आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जहाँ पे आप थोड़ी सी एक नज़र जो है वो डाल के देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या इनकी लायबिलिटीज़ हैं और इनका इनकम जो है वो यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है। तो ये आपको पिछले 3 साल का जो है इनकम और किस किस हेड में बढ़ा है, कितना कितना, और ये कंसोलिडेटेड है, ध्यान रखें, क्योंकि तो कंसोलिडेटेड मतलब इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं उनका इनकम भी पूरा यहाँ पे अकाउंटेड है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस 26 से 33 और 33 से 29 रहा है। तो यहाँ पे जो है वो 33 से 29 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं रहा है, एक्चुअली डी ग्रोथ रहा है। और इसी की वजह से उनका जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम पैट बोलते हैं, वो भी रिड्यूस हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये है दोस्तों आपके लिए एक बेसिक HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का। और HDFC बैंक शेयर होल्डर्स के लिए एक कोटा तो है, लेकिन कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं है उसमें। आपको जो रेट है 700 से 740 वाला, इसी रेट के अंदर आपको अप्लाई करना है। क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ? यस, मैं मोस्टली अप्लाई करने वाला हूँ। शेयर होल्डर वाले कोटा से भी शायद मैं अप्लाई करूँ और HNI या रिटेल से भी मैं अप्लाई करूँ शायद। मैं अभी थोड़ा और डिटेल में इसको स्टडी करूँगा। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? ज़्यादातर चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। Thank you very much. Have a good day. Bye bye.